नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, इकोलॉजी में आगे जो श्रृंखला चल रही है उसमें आप देखेंगे ज्वार नदमुख की समस्याएं। ज्वार नदमुख की समस्याएं तो इसमें देखिए औद्योगिक कचरे एवं सीवेज का इन क्षेत्रों में बहाव होता है, जिसके कारण इन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अवसादीकरण एवं अतिमत्स्यन भी अवसादीकरण एवं अतिमत्स्यन भी ज्वार नदमुख एस्चुरीज एस्चुरीज की प्रमुख समस्या है। इसे दोस्तों इसको ज़्यादातर एस्चुरीज से ही याद रखिएगा। क्या रखिएगा? एस्चुरीज से। अवसादी एवं अतिमत्स्यन भी एस्चुरीज की प्रमुख समस्या है। अपशिष्टों के ज्वार नदमुख में एकत्रित होने से उत्पन्न प्रदूषण के कारण शैवाल प्रस्फुटन, एल्गल ब्लूम अर्थात शैवालों की संख्या में तीव्र वृद्धि होती है। अब देखिए आर्द्रभूमि पारतंत्र, वेटलैंड इकोसिस्टम, इसके अंतर्गत दलदल, पंकज भूमि, पीठ भूमि, स्थिर या गतिमान जल, ताजा एवं लवणीय जल शामिल होते हैं। क्या होते हैं? अब देखिए आर्द्र भूमियों का वर्गीकरण क्या क्या है। तो इसमें देखिए समुद्र तटीय और अंतःस्थलीय। तो समुद्र तटीय में देखिए ज्वार नदमुख, प्रवाल भित्ति, लैगून, खाड़ी एवं जल डमरू मध्य तट, मैग्रोव, ये तो आपके आ जाते हैं इसमें समुद्र तटीय में। और अंतःस्थलीय में आ जाते हैं झील, तालाब, डेल्टा, अनूप या कच्छ, ताजे जल के झरने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सब्जेक्टिव। आर्द्र भूमियों का लाभ। आर्द्र भूमियों के लाभ क्या क्या है? तो इसमें देखिए पहला है फंडामेंटल सर्विस, आधारभूत सेवाएं। तो इसमें देखिए क्या क्या है, जैसे खाद्य उत्पादन, स्वच्छ जल, औषधि उत्पाद, उच्च जैविक उत्पादकता, कच्चे माल की उपलब्धता, बायोकेमिकल उत्पाद, आनुवंशिक संसाधन। अब देखिए विनिमयन एवं रख रखाव सेवाएं क्या है? रेगुलेटिंग ऑफ मेंटेनेंस सर्विसेज में जलवायु नियमन, पोषण चक्र व गैसीय चक्रण, जल चक्र स्थिरता, प्रदूषण नियंत्रण, मृदा अपरदन से सुरक्षा। कल्चरल सर्विसेज में क्या क्या है? शैक्षिक अध्ययन, शोध, सौंदर्य, परंपरागत जीवन निर्वाह, पर्यटन, मत्स्यन। अब देखो पर्यावास एवं सामुदायिक सेवाएं में हैबिटेट एंड कम्युनिटी सर्विसेज में है विभिन्न जीवों का आवास, सुनामी व बाढ़ से सुरक्षा, विभिन्न प्रजातियों के प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट देखिए सहायक सेवाएं में क्या है? सपोर्टिंग सर्विसेज में मृदा निर्माण, प्राथमिक उत्पादन, परागण, जैव विविधता और पोषक तत्व चक्रण। देखिए आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु प्रयास, एफर्ट ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन में क्या है? तो रामसर सम्मेलन 1971, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था। तो दोस्तों यह हुआ था 1971 में। ये ईयर याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। ईरान में हुआ था। ईरान के रामसर शहर में वर्ष 1971 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संधि की व्यवस्था की गई। यह समझौता वर्ष 1975 में लागू हुआ। भारत ने वर्ष 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। वर्तमान में इसमें 170 देश शामिल हैं। रामसर समझौते की कार्य योजना के प्रमुख केंद्र बिंदु निम्नवत हैं: आर्द्र भूमियों का सर्वेक्षण एवं मानचित्रण, मत्स्यन विकास, संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना, प्रदूषण निगरानी, मृदा संरक्षण उपाय और गाद भार का नियंत्रण। देखिए नेक्स्ट है भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम। तो यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1985-86 में राज्य सरकारों के साथ मिलकर चलाया गया। अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 115 आर्द्र भूमियों को चिन्हित किया गया है। कितना? 115 आर्द्र भूमियों को चिन्हित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, यह देखिए 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु जन जागरूकता के प्रसार के लिए वर्ष 1971 से प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा डेट 2 फरवरी। वर्ष 2021 में इसका मुख्य विषय था आर्द्र भूमियां एवं जल, वेटलैंड्स एंड वाटर। तो इनका मतलब कई बार मुख्य विषय भी पूछ लिया जाता है। आजकल इनका मुख्य विषय ही पूछा जाता है, तो इसको यह जरूर याद रखिएगा कि 2021 में आर्द्र भूमियां एवं जल इनका मुख्य विषय था। तो देखिए बना हुआ है वर्ल्ड वेटलैंड 2 फरवरी 2021। अब देखिए आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र, सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, CWCM, कई बार इसी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो याद कर लेना। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2021 पर केंद्र सरकार के
द्वारा राष्ट्रीय सतत तट प्रबंधन केंद्र NCSCM चेन्नई के एक भाग के रूप में आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई। अब नेक्स्ट देखिए, मैप के माध्यम से इसमें बताया गया है कि भारत में रामसर स्थल, रामसर साइट्स इन इंडिया कुल संख्या 46 है। कई बार यही उठा के पूछ लेता है कि प्रेजेंट टाइम में कितनी है। यह 46 है। लेटेस्ट डाटा भी देख लेंगे कि यही है या कुछ चेंज हुआ है इसमें। फिर देखिए, अब जम्मू कश्मीर में देखिए क्या क्या है यहाँ पे, ये आप देख लीजिए। फिर लद्दाख की ये झीलें हैं, ये लद्दाख की। तो दोस्तों देखिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मुंबई, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी। अब देखिए, ये सारे मैप से आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैप में ये आपको याद हो जाएगा। बाकी नीचे देखिए, इनको हम देख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है। देखिए, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी है? बुलर झील, होकेरा, सूरी, नसर, मानसर, याद रखिएगा। लद्दाख में सोमोरिरी, सोकार आर्द्रभूमि। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, पोंग डैम, रेणुका, सबसे छोटी आर्द्रभूमि रेणुका है। प्रश्न यहाँ से उठाएगा, इसको याद रखिएगा। सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन सी है? रेणुका है। पंजाब में हरिकै बैराज कृत्रिम आर्द्रभूमि है, हरिकै बैराज। प्रश्न यही से उठा लेगा, यही याद रखिएगा। कांजली झील, रोपड़ झील, ब्यास संरक्षण क्षेत्र, केशवपुर, मियानी सामुदायिक क्षेत्र, नांगल वन्यजीव बिहार। अब देखिए, केरल में अष्टमुदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। अष्टमुदी, खस्ट, कोट्टा, बेम्बनाड। बेम्बनाड देखिए सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है, तो याद रखिएगा दोस्तों। और यह केरल में है, और सबसे छोटी रेणुका में। ये दोनों प्रश्न आप सब ध्यान रखिए, जो प्रश्न यहीं से उठाता है, सारे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन है कि कहाँ पे कुछ स्पेशलिटी है, उसी को पूछ लेता है। तो रेणुका सबसे छोटी आर्द्रभूमि और वेम्बनाड सबसे बड़ी आर्द्रभूमि। अब राजस्थान में देखिए, सांभर झील है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। उड़ीसा में चिल्का झील, भितरकणिका वन्यजीव अभयारण्य, दोनों बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र में नंदूर, मधमेश्वर, लोनार झील, नंदूर, मधमेश्वर और लोनार झील। लोनार झील कई बार पूछा जा चुका है। यह कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश में कोलेरू, कोलेरू झील कई बार पूछी जा चुकी है, कोलेरू झील। असम में दीपोर झील, झील लिख लीजिएगा, असम में है ये। तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभयारण्य। त्रिपुरा में देखिए रुद्रसार झील। मणिपुर में लोकटक, यह भी कई बार पूछी जा चुकी है, मणिपुर में लोकटक झील, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नदी तंत्र, ब्रिजधारा से नरौरा, नवाबगंज पंछी विहार, ये कई बार पूछा जा चुका है, नवाबगंज पंछी विहार। पार्वती अर्गा पंछी विहार, समन पंछी विहार, समसपुर पंछी विहार, शांडी पंछी विहार, सरसई पंछी विहार, सुर सरोवर झील। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि और सुंदरवन, तो सुंदरवन कई बार पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि, गुजरात में नल सरोवर पंछी अभयारण्य, उत्तराखंड में आसन आर्द्रभूमि, बिहार में कांवर झील, बिहार में कांवर झील, कांवरताल, और गुजरात में नल सरोवर पंछी अभयारण्य और थोल झील, याद रखिएगा। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, यह कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन गलती से सुल्तानपुर यूपी में है, यूपी न लगाइएगा, क्योंकि यह कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में, इसलिए कई बार इसको पूछा हुआ है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? यह हरियाणा में है। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। अब दोस्तों देखिए, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य आर्द्रभूमियों का मानचित्रीकरण, योजना प्रबंधन तथा निगरानी, सुरक्षा, व्यापक सूचीकरण, अनुसंधान कार्य। भारत में 42 रामसर आर्द्रभूमियां हैं, जो 19 राज्यों में स्थित हैं। अब देखिए, मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड, इसके अंतर्गत पर्यावरणीय प्रदूषण और मानवीय अतिक्रमण से क्षतिग्रस्त आर्द्रभूमियों को सम्मिलित किया जाता है। यह रामसर
सम्मेलन के तहत कार्य करता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित स्थलों को अनुबंधित पक्षकारों की सहमति से हटाया जा सकता है। भारत में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत निम्नलिखित स्थल शामिल है। देखिए इसमें है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 1990 में सम्मिलित, और लोकटक झील मणिपुर 1993 में। अब तीसरा देखिए है मैंग्रोव पारितंत्र, मैंग्रोव इकोसिस्टम। ये वनस्पतियां उष्णकटिबंधीय तटों पर अवस्थित ज्वार नदमुखों, ज्वारीय क्रीक, पश्च जल, बैक वाटर, लैगून एवं पंख जमाओं में विकसित होती है, जहां पोषक तत्वों की अधिकता होती है। ऐसी मान्यता है कि मैंग्रोव वनों का सर्वप्रथम विकास भारत के मलय क्षेत्र में हुआ और आज भी इस क्षेत्र में अत्यधिक मैंग्रोव पाए जाते हैं। मैंग्रोव न केवल सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है, बल्कि वे तटीय क्षेत्रों की रक्षा में भी सहायक होते हैं। अब मैंग्रोव की विशेषताएं सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से बनता है मेंस के लिए। ये पौधे अत्यंत विपरीत दशाओं में, जैसे उच्च लवणता, चरम ज्वारीय दशाएं, प्रचंड पौने, उच्च तापमान, अवायवीय मृदा दशाओं एवं दलदली प्रदेशों में विकसित होते हैं। इन वनस्पतियों की जड़ों द्वारा विशिष्ट रसायन स्रावित होता है, जो मृदा के बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है, जिससे यह तटीय मृदा निर्माण के लिए भी जिम्मेदार है। मैंग्रोव वनस्पतियां विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए हनीमून स्पॉट के रूप में कार्य करते हैं, जो समुद्री जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। मैंग्रोव पौधों में श्वसन क्रिया हेतु जड़ें पाई जाती हैं, जिन्हें वायवीय जड़ें या न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, तथा इनकी सतह पर पाए जाने वाले छिद्रों को न्यूमेटोथोर्स कहा जाता है। मैंग्रोव दलदली क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, जहां मृदा में ऑक्सीजन की कमी होती है। इस समस्या से निपटने हेतु मैंग्रोव की जड़ें अतिरिक्त प्रसार करती हैं तथा कभी कभी सतह के ऊपर भी आ जाती हैं और वायु ऑक्सीजन से संतुलन अथवा अनुकूलन प्राप्त करती हैं। इसी अनुकूलन हेतु मैंग्रोव पौधों में बहुत अधिक जड़ों का विकास हो जाता है। इनमें जड़ों का विकास बहुत अधिक हो जाता है। अब देखिए मैंग्रोव में जरायुजता विपरी के गुण पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत बीजों का अंकुरण पेड़ पर लगे फलों में ही हो जाता है। अब देखिए यहाँ मैंग्रोव का वर्गीकरण क्या क्या है। इसमें देखिए लाल मैंग्रोव, काली मैंग्रोव। अब दोनों देखिए संरक्षक मैंग्रोव पड़ते हैं, सफेद मैंग्रोव और बटन वुड मैंग्रोव। तो इसमें देखिए कई बार यही पूछ रहा है संरक्षक मैंग्रोव पड़ते कौन सी होती है, यही प्रश्न उठाएगा। संरक्षक मैंग्रोव पड़ते कौन सी होती है, तो यह लाल मैंग्रोव और काली मैंग्रोव। अब देखिए मैंग्रोव वनस्पति का वितरण विश्व के लगभग 118 देशों में पाया जाता है, जिसमें से अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है। अब लाल मैंग्रोव क्या 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 है, ये मुख्यतः समुद्री जल में या नदी जल के अंतिम छोर पर उगते हैं। इनमें अत्यंत खारे पानी को सहन करने की क्षमता होती है। ये पौधे सागरी तरंगों को अपनी शाखाओं एवं गुच्छेदार उलझी हुई जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं तथा तरंगों के वेग को धीमा कर तट की सुरक्षा करते हैं। अब देखिए काली मैंग्रोव में क्या है, ब्लैक मैंग्रोव। काली मैंग्रोव श्रेणी के पौधों में लाल मैंग्रोव की अपेक्षा अधिक लवणता सहनशीलता होती है। ये लंबी एवं घनी झाड़ियां होती हैं, जो दलदली क्षेत्रों में उगती हैं तथा जिनमें श्वसनीय जड़ें पाई जाती हैं। इन जड़ों में गैसीय आदान प्रदान हेतु वातावरण लैंटिक प्लस पाए जाते हैं। सफ़ेद मैंग्रोव, व्हाइट मैंग्रोव में क्या क्या है, इन पौधों की जड़ों एवं पत्तियों में विशेष बनावट के आधार पर पहचाना जाता है। इनकी चिकनी सफ़ेद छाल के कारण इन्हें सफ़ेद मैंग्रोव की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए बटनवुड मैंग्रोव। ये सफ़ेद मैंग्रोव पारतंत्र के अंतर्गत ही आते हैं। इसे वास्तविक मैंग्रोव नहीं माना जाता। इनके लाल भूरे रंग के तिकोने फलों के कारण इन्हें बटनवुड मैंग्रोव कहा जाता है। अब देखिए अनूप व कच्छ, तो ये दोनों अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि क्षेत्र है। दोनों प्रायः बहते जल से संबंधित है। तीव्र प्रकाश संश्लेषी पौधों के कारण इन क्षेत्रों की उत्पादकता उच्च होती है। अनूप में वृक्ष पाए जाते हैं, जबकि कच्छ भूमि वृक्ष रहित होते हैं। अनूप को आर्द्रभूमि वन भी कहा जाता है, जो नदी या झील के किनारे मिलते हैं, जबकि कच्छ स्थिर जल क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है दलदल एवं फेन। अम्लीय प्रकृति वाले ऐसे जलमग्न मृदी क्षेत्र जिसमें पीट संचयन होती है तथा जो वृक्ष विहीन अथवा वृक्षयुक्त हो सकते हैं, दलदली क्षेत्र कहलाते हैं। इसमें जल अधिकांशतः वर्षा से प्राप्त होता है, यह दलदली क्षेत्र होता है। अब देखिए भीम जल, भौम जल या धरातली
भौम जल मतलब पृथ्वी जल या धरातली जल से समृद्ध दलदली क्षेत्र जो अम्लीय नहीं होते फेन कहलाते हैं। इनमें जल प्राप्ति वर्षा जल से ही हो यह आवश्यक नहीं। ये दोनों देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन कौन से? दलदल एवं फेन, बाग एंड फेन। अब देखिए मैंग्रोव प्रजातियों का महत्व। तटीय पारितंत्र एवं तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक संरक्षण होते हैं, जैव विविधता केंद्र और अभिरक्षक के रूप में होते हैं, भोजन एवं औषधि उपयोग में प्रयोग किए जाते हैं, बृहद कार्बन सिंक के रूप में, तटीय अपरदन नियंत्रक के रूप में, प्राकृतिक जल शोधक के रूप में, बाढ़ नियंत्रक के रूप में, और हरित गृह प्रभाव को कम करने में, और प्राकृतिक आवास स्थल एवं प्रजनन केंद्र है ये। अब देखिए भारत में मैंग्रोव वितरण क्या क्या है, तो देखिए इसमें वनस्पति स्थल और क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, गुजरात में कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, अंडमान निकोबार, उत्तरी अंडमान एवं निकोबार, आंध्र प्रदेश में कोरिंगा, पूर्वी गोदावरी, कृष्णा, ओडिशा में भितरकणिका, महानदी, स्वर्णरेखा, देवी धामरा, कच्छ वनस्पति आनुवंशिक संसाधन केंद्र, और चिल्का। चिल्का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में अचरा, रत्नागिरी, देवगढ़, विजयदुर्ग, वेलंदूर, मुंबा देवी, मालवन, बसई, मनोरी, बिकरौली और श्रीवर्धन। तमिलनाडु में पिचावरम, पुलिकट, काजवेली, मुथुपेट, रामदत्त। ये सब जैसे एक से दो बार देख लेंगे तो ध्यान हो जाएगा। गोवा, गोवा में ही है। केरल में कन्नूर या वेम्बनाड है। कर्नाटक में कुंडापुर, खखार, मंगलौर वन प्रभाग और होनावर। और सबसे कम कहाँ पे है? दमन दीव और पुडुचेरी। दमन दीव और पुडुचेरी। अब देखिए मैंग्रोव वनस्पतियां क्या क्या है इसमें? सामुद्रिक बांस, एजिसिरस, ब्रुगेरिया, एबिसिनिया, कैरलोप्स, लैगून, कुलेरिया आदि पादप पाए जाते हैं। मैंग्रोव जंतु में मेढक, मगरमच्छ, लोमड़ी, बंदर, सुअर, द्विलिंगी जेलीफिश, सांप, छिपकली, जंगली बिल्ली, अनेक परजीवी एवं मोलस्क जीव आदि मैंग्रोव जंतु हैं ये। अब देखिए मैंग्रोव संरक्षण हेतु उपाय क्या है? तो यूनेस्को, IUCN, UNDP एवं ISME, अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी फॉर मैंग्रोव पारितंत्र, रामसर कन्वेंशन, UNEP आदि मिलकर GLOMIS फुल फॉर्म देखिए लिखा है क्या? ग्लोबल मैंग्रोव डाटाबेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो GLO का मतलब क्या हो गया? ग्लोबल, M फॉर मैंग्रोव डाटाबेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसको याद रखिएगा, ग्लोमिस के फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है। के माध्यम से मैंग्रोव संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु निम्नलिखित कार्य करते हैं, जैसे वैश्विक मानचित्रावली प्रकाशित करना, मैंग्रोव वनों को चिन्हित करना, मैंग्रोव वनों का पुनर्भरण या वृक्षारोपण करना, सीमित पर्यटन की अनुशंसा करना, प्रशिक्षण एवं संरक्षण करना, सुरक्षित क्षेत्रों की स्थापना। भारतीय मैंग्रोव समिति 1976 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि स्थापना के बाद समिति ने 15 मैंग्रोव क्षेत्रों के संरक्षण हेतु चिन्हित किया। इस कार्य में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे IUCN, UNDP की सहायता ली जा रही है और मैंग्रोव सहित समस्त तटीय पारतंत्र की सुरक्षा, विकास एवं पुनः स्थापना हेतु प्रयास एवं अनुसंधान किए जा रहे हैं। देखिए स्वच्छ जल पारितंत्र में क्या क्या है? स्वच्छ जलीय पारितंत्र को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है स्थिर जलीय पारितंत्र, दूसरा है प्रवाह। तो स्थिर जलीय पारितंत्र में क्या है? स्थिर जलीय पारितंत्र के अंतर्गत झील एवं तालाब पारितंत्र का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें देख लेते हैं कि इस पारितंत्र का आकार कुछ वर्ग मीटर से लेकर हजारों वर्ग किलोमीटर तक, गहराई 1 से 2 मीटर से लेकर के 200 मीटर तक हो सकती है। झीलों में अधिकतर पौधे शैवाल के रूप में होते हैं जो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा बदल देते हैं और खाद्य श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। इन पारितंत्रों का वितरण विश्व के लगभग सभी महाद्वीपों में पाया जाता है, जहां इन्हें तापांतर, जल उपलब्धता आदि में जलवायु दशाओं के कारण अंतर देखे जा सकते हैं। इन पारतंत्र में जलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जबकि जंतु श्वसन हेतु ऑक्सीजन प्राप्ति की सतह पर तैरते हैं। उष्णकटिबंधीय झीलों में उत्पादकता शीतोष्णकटिबंधीय झील पारतंत्र की अपेक्षा अधिक होती है। अब देखिए गहराई एवं तट रेखा से दूरी आधार पर यह 3 क्षेत्रों में विभाजित किए जाते हैं। कितने क्षेत्रों में विभाजित किए जाते हैं? 3 क्षेत्रों में विभाजित किए जाते हैं। अब इसमें देखिए तटीय क्षेत्र, इस क्षेत्र को सूर्य का प्रकाश अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। यहाँ ऑक्सीजन एवं पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्र में डायटमस
और कीड़े, मछलियाँ एवं उभयचर आदि पाए जाते हैं। याद रखिएगा कौन से क्षेत्र में, लिटोरल जोन में। अब देखो सरोवर क्षेत्र में, लिमनेटिक जोन में क्या क्या है, यहाँ तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा कम मात्रा में प्रकाश प्राप्त होता है। यहाँ प्लवकों एवं सूक्ष्म जीवों का विकास होता है, जैसे फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन एवं नेक्टन, ये किसमें हो जाते हैं, सरोवर क्षेत्र में। अब देखिए गहन क्षेत्र क्या है, यह अधिक गहराई वाला भाग है। इसमें इस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश बहुत कम मात्रा में पहुंच पाता है। यहाँ परपोषी सूक्ष्मजीवों का विकास होता है। तो ध्यान रखिए तटीय, सरोवर और गहन क्षेत्र। अब देखिए झीलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेक में क्या है, पोषण के आधार पर झीलों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब पहला देखिए है अल्पपोषी, मध्यम पोषी और सुपोषी। तब इसमें देख लीजिए कि सुपोषण, सुपोषण में क्या क्या है, तो अल्प पोषण अवस्था में देखिए अल्प पोषण युक्त तंत्र ये है। मध्य पोषण में देखिए है मानव जनित प्रदूषण, पोषक पदार्थों की वृद्धि। सुपोषण में क्या है कि मानव जनित प्रदूषण प्रदूषण पोषक पदार्थों को परिपूर्णता, उथले शैवालों एवं जीवाणुओं का विकास। अब देखिए यहाँ देखिए ताप प्रवणता के आधार पर झीलों के स्तर, तो ताप प्रवणता के आधार पर झीलों में निम्नलिखित 3 स्तर हैं। अधिस्तर में क्या हो जाता है, अत्यधिक तापमान वाला स्तर। मध्यस्तर में तापमान की तीव्र गिरावट वाली परत। और अधस्तर में गहरा एवं शीतल स्तर। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अत्यधिक तापमान, तापमान की तीव्र गिरावट वाली परत और गहरा एवं शीतल स्तर इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब देखिए तालाब की उत्पादकता तुलनात्मक रूप से झील से अधिक होती है, क्योंकि तालाब पारितंत्र का अधिकतम जल प्रकाशी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए प्रवाह जलीय पारितंत्र। तो प्रवाह जलीय पारितंत्र के अंतर्गत झरने एवं नदी पारितंत्र का अध्ययन किया जाता है। इन पारितंत्रों में जल अपने उद्गम स्थान से एक निश्चित दिशा में बहते हुए अन्य जल स्रोत में मिल जाता है। यद्यपि इनके जल के भौतिक एवं रासायनिक गुण उद्गम स्थान से अंत तक बदलते रहते हैं, परंतु इनका जल अपेक्षाकृत क्या रहता है, साफ रहता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इन दोनों पारतंत्र में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तथा तापमान अस्थिर रहता है। इनमें छोटी मछलियों की अधिकता होती है, परंतु पादप विविधता कम होती है। पर्वतीय नालियों एवं नालों के एक दिशीय प्रवाह के मिलन बिंदु को नदी का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ पे अपेक्षाकृत तीव्र जलीय प्रवाह एवं अति स्वच्छ जल तथा निम्न जैव विविधता पाई जाती है। अब देखिए गहराई के आधार पर जल, गहराई के आधार पर प्रवाह जल तंत्र के स्तर, ये सब ड्रा करके 2 से 3 बार ड्रा कर लीजिएगा, जिससे सारे याद हो जाए। देखिए इसमें प्रवाही जल क्षेत्र, तीव्र गति क्षेत्र और कुंड क्षेत्र। तो इसमें जल का प्रवाह रैखिक अथवा अस्त व्यस्त होता है। सतही जल की गति तलीय जल की तुलना में अधिक होती है। नदी के किनारे का उतला भाग जहाँ जलधारा में वेग तीव्र होता है, तीव्र गति के कारण जल में गाद व अन्य अवसाद नहीं होते। यह गहराई वाला क्षेत्र होता है जहाँ घाटा का वेग कम होता है। इसमें ताल में गाद और अन्य पदार्थ निक्षेपित होते हैं। अब आगे देखिए प्रवाही जल में ऑक्सीजन व खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के कारण इनमें पर्याप्त जैव विविधता होती है। उत्पादकों में नील, हरित शैवाल, डायटम्स, क्लेडोफोरा, फोन्टोनोलिस आदि तथा उपभोक्ताओं में ड्रैगन फ्लाई, मेफ्लाई, स्टोन फ्लाई के निम्फ, सीपिया, प्लेनेरिया, मेढक आदि सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त जोंक, कीट व माइट भी पाए जाते हैं। अब देखिए नदी सातत्य सिद्धांत पर रिवर कंटिन्यूम कंसेप्ट क्यूमिन्स एवं बैनोट ने नदी पारतंत्र हेतु नदी सातत्य सिद्धांत प्रस्तुत किया। याद रखिएगा नाम है क्यूमिन्स एंड बैनोट। इन्होंने क्या दिया था, नदी सातत्य सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि नदी के उद्गम से लेकर के अंतिम छोर तक एक गतिशील एवं परिवर्तनशील पारतंत्र का निर्माण होता है। नदी पारतंत्र को शीर्ष जल पारतंत्र एवं मध्य जल पारतंत्र में विभाजित किया जाता है। शीर्ष जल पारतंत्र में पोषक तत्वों की आपूर्ति वाह्य पारतंत्र से होती है। तटीय वृक्षों एवं झाड़ियों की पत्तियों से कार्बनिक पदार्थों के रूप में नदी जीवों को पोषण मिलता है। शीर्ष जल अनेक वृक्षों एवं झाड़ियों से ढका होता है, इसलिए इसमें सूर्य ताप की कमी रहती है। परिणाम स्वरूप इसकी प्राथमिक उत्पादकता में कमी होती है। यह क्षेत्र परपोषी प्रकृति का होता है, जहाँ विभिन्न कीट समूह मुख्य जीव होते हैं। अब देखिए मध्य जल पारतंत्र में क्या क्या है,
कि खुला एवं बृहद क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक प्रकाश एवं पोषक तत्वों प्राप्त करता है यह, इसलिए इन क्षेत्रों की प्राथमिक उत्पादकता तुलनात्मक रूप से क्या होती है, अधिक होती है। अब देखिए मध्य जल पारतंत्र एवं स्वपोषी होता है, क्योंकि यहाँ प्रकाशनक दर तीव्र होती है। जब तीव्र होगी तो यहाँ लोग अपना आहार खुद बना लेंगे। परिणाम स्वरूप यहाँ की जैव विविधता में अस्थायित्व पाया जाता है। इन क्षेत्रों में घुलित कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिनका भक्षण 10⁻⁹ से 10⁻12 मीटर के फीडर जीवों द्वारा किया जाता है, और तत्पश्चात यही फिल्टर फीडर जीव मछलियों का आहार बनते हैं, और इस प्रकार खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। अब देखिए इसमें तलछट कण घटते जाते हैं मुहानों और की ओर। तलछट कण जैव विविधता उत्पादकता गाद कण निम्न आकार के, ये देखिए एरिया बता रहा है, और जैव ऑक्सीजन की मांग देखिए, यहाँ देखिए शीर्ष जल मध्य और नदी मुहाना, तो ये आप देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जिसका निर्माण रख रखाव एवं नियंत्रण मानव द्वारा किया जाता है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। इस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र को मानव निर्मित अथवा मानव अभियंत्रित पारिस्थितिक तंत्र भी कहा जाता है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्रों का निर्माण विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण निम्नवत हैं। अब देखिए इसमें आप देखिए विविध कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र और उद्देश्य। देखिए कृषि पारितंत्र में गेहूं मक्का चावल आदि के खेत या खाद्यान्न उत्पादन के लिए। फिर बाग बगीचे मानव निर्मित वन, यह फल फूल एवं काष्ठ की प्राप्ति के लिए। ग्रामीण और नगरीय बसावट आवासीय स्थलों का निर्माण, बांध नहरें कृत्रिम जलाशय व झील, जल संरक्षण जल संचय बाढ़ नियंत्रण सिंचाई एवं विद्युत निर्माण, एक्वेरियम जल जीवशाला प्रदर्शन के लिए, और जंतु उद्यान चिड़ियाघर जीव जंतु संरक्षण। अब देखिए जैविक सुपर बाजार बायोलॉजिकल सुपरमार्केट एक समृद्ध खाद्य जाल समृद्ध जैव विविधता का सूचक होता है। चूंकि आर्द्रभूमियां वेटलैंड्स व्यापक खाद्य जाल का निर्माण करती हैं, इसलिए इसे जैविक सुपर बाजार कहा जाता है। ये डिफिनीशन याद रखिए, कई बार यही पूछ लेता है। भूदृश्य के गुर्दे किडनी ऑफ लैंडस्केप, आर्द्रभूमियों को भूदृश्य के गुर्दे भी कहा जाता है। कई बार यही प्रश्न आया, भूदृश्य के गुर्दे किसे कहा जाता है, तो यह आर्द्रभूमि कहा जाता है। कई बार यह प्रश्न आया हुआ है, इसलिए याद रखिएगा दोस्तों कि आर्द्रभूमियों को भूदृश्य के गुर्दे भी कहा जाता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में जल को शुद्ध करने का कार्य किडनी द्वारा किया जाता है, इसी प्रकार आर्द्रभूमियां जल चक्र द्वारा जल से प्रदूषकों को निष्कासित कर जल को स्वच्छ बनाती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे फिर इसके अध्याय के साथ। जय हिंद जय भारत। दोस्तों हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। जय हिंद।